डिस्कस ऑफ सीआरपी नंबर 2। देखो यार यहाँ पे इसके मैक्सिमम क्वेश्चन है वो वाईडीएससी पर बेस्ड है जो हमने अच्छे से पढ़ा है कि पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीज। बिल्कुल सीधी बात हमने पढ़ा है ये स्पीड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है स्पीड c/v हो जाती है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दिस डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाइज द डिक्रीज इन एनर्जी कैरीज बाय द लाइट वेव। बिल्कुल नहीं, इसका रीजन क्या होता है देखो एक्चुअली लाइट वेव की जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली प्लांक एनर्जी पे डिपेंड करती है होते हैं ये। और ये जो म्यू होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटा ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल होती है क्या फ्रीक्वेंसी में। अब फ्रीक्वेंसी में आपने पढ़ा है क्या होता है बताओ जरा नो चेंज। अगर फ्रीक्वेंसी में नो चेंज है तो एनर्जी में भी क्या होगा नो चेंज। अरे बस समझ में पहले का जो आंसर है वो आ जाता है नो। ठीक है अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बस पेपर में आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेवफ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स है तो कैसे बताओगे स्फेरिकल बनेंगे। पढ़ा था अपन ने स्फेरिकल। और एक और बोल रहा है ये डिस्टेंस लाइट सोर्स। अच्छा डिस्टेंस लाइट सोर्स है तो वहां से लाइट रे कैसी आती है बताओ जरा। पैरेलल आती है यस तो प्लेन बनेगा। यस तो प्लेन बनेगा। ये भी पढ़ा है हमने यस। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ये कितने इंडिकेशन मिले। थर्ड वन ये बोल रहा है यहां पे draw a diagram to show refraction of a plane wave front incident on a convex lens। ठीक है and hence draw the refracted wave front। देखो बहुत आसान है। जैसे मान लो ये लाइट रे इस तरह से है। अच्छा यहाँ पे अगर लाइट रे से वेव इस तरह से पैरेलल है तो यहाँ पे क्या प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। यस आगे बात समझ में। यस और यहाँ से ये क्या पॉइंट बस का स्फीयर। यस तो यहाँ पे स्फीयर होता है। यस तो जो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो यहाँ पे जैसे प्लेन्स वाला बनेगा एक और सिंगल इस तरह से यहाँ पे प्लेन बनेगा और यहाँ पे कैसे बनेगा तो ये इसका डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये 3। आसान है। तो फर्स्ट का तो नो हो गया क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी नो चेंज एनर्जी नो चेंज। सेकंड में पॉइंट सोर्स स्फेरिकल बनाता है और यहाँ पे जो इनफाइनाइट से कोई लाइट आती है तो पैरेलल आती है तो उससे प्लेन रहेगी। अगर किसी भी अगर यहाँ पे इनफाइनाइट से लाइट आ रही है किसी भी लेंस पे अगर वो इंसिडेंट हो रही है तो इनफाइनाइट से तो प्लेन होगा। लेकिन आफ्टर ये क्या किसी इसका इमेज जो बनता है वो फोकस से बनता है। फोकस से यहाँ पे इमेज ये भी सोर्स की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे इससे क्या बनता है स्फेरिकल। तो इसका जो शेप होगा वो इस तरह से होगा। बात समझ में आ गई। तो ये शेप वगैरह भी आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर गया तो तीनों कर लीजिए नोट। अच्छा इसमें बोला था डिफरेंशिएट बिटवीन ए रे एंड वेव फ्रंट। कल ही मैंने आपसे बोला था कि क्या होता है बेटा। कल ही मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लो मैं बात करूं रे की तो रे जो हमेशा होती है यहाँ पे जैसे मान लो कोई वेव फ्रंट है ये प्लेन तो यहाँ पे रे जो होती है उसके परपेंडिकुलर होती है क्या। यस ये हमारा हो गया वेव फ्रंट। आरी बात समझ में। और ये हो गई हमारी रे। तो यहाँ पे हमने दोनों की डेफिनेशन अलग पढ़ी थी कि वेव फ्रंट होता है वो रिप्रेजेंट सरफेस। यस दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स जो कि सेम यहाँ पे केस में वाइब्रेट कर रहे हैं। आरी बात समझ में। रे होती है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होती है और ये एक्चुअली यहाँ पे प्रोपगेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यही कुछ पढ़ा था अपन ने। यस तो समझ में आ गया ये। यस चलिए अगला जो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 draw the wave front coming out from a convex lens when point source of light placed on at its focus। अब देखो जरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स को यहाँ पे फोकस पर रखा है तो लाइट रेज अगर इस तरफ जाएगी यहाँ पे पॉइंट सोर्स है तो क्या यहाँ पे इस तरह का वेव स्फेरिकल बनेगा। यस लेकिन जब ये यहाँ से प्लेनर होगी तो क्या पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल होता है तो क्या प्लेन बनता है। यस तो ये वाला तो हो गया ये तो प्लेन वेव फ्रंट हो गया और ये क्या कैसा हो जाता है भैया दोनों समझ में आ गए। यस क्लियर है बेटा। यस चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन। ठीक है
अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, when monochromatic light is incident on a surface separating two media, then both reflected and refracted light have the same frequency as the incident frequency. बिल्कुल, because you know that frequency doesn't change. जैसे मान लो मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट की, तो ये होती है बेटा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अरे बस मान लो ये हमारी है एयर है। अगर मैं बात करूँ किसी मीडिया की, तो मीडिया में जो यहाँ पे जो स्पीड हो जाती है वो v हो जाती है c by mu एंड लैम्डा इन एनी मीडियम ये हो जाती है लैम्डा by mu। आगे बात समझ ये पढ़ा था मैंने? यस। तो अगर अब यहाँ पे जो होती है स्पीड इक्वल टू होती है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो स्पीड v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम, लैम्डा इन द मीडियम और ये v इन द मीडियम। तो इसके जगह क्या रखो बताओ जरा मैं, यहाँ पे v की जगह क्या रख देते अपन? सब अपन mu आएगा, c by mu हो जाएगा, fm को वही रहने दो, लैम्डा m क्या हो जाएगी बताओ जरा? लैम्डा m कितनी हो जाएगी यहाँ पे? लैम्डा बाई म्यू हो जाएगी क्या? यस। म्यू से म्यू कैंसिल। तो यहाँ पर भी देखो fm जो आई वो यहाँ पे c बाई लैम्डा आई क्या? देखो ना इस लैम्डा को कहाँ चला जाए नीचे, और यहाँ पर भी f थी वो क्या थी? c बाई लैम्डा थी क्या? तो मीडियम चेंज करने पे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, बिकॉज वी नो दैट अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ पे ट्रेवल करती है तो उस केस में उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड तो चेंज होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो क्लियर है बेटा? ये यहाँ पर भी क्या होगी? यहाँ पे c बाई लैम्डा ही होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। चाहे रिफ्लेक्टेड रे की तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हुई है बस, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे की भी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ही ये सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसको, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोल रहा है when light travels from a rarer to a denser medium then speed decrease, does this decrease in speed imply the reduction of energy carried by the wave? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। तो इसको वहां पे अपन ने अभी देखा है कि क्यों नहीं होता है। अरे बात समझ भैया? दूसरा, in the wave picture of light, intensity of light is determined by the square of the amplitude। मैंने बताया था आपको ये कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। बताया था मैंने ये? अब यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि the square of the amplitude of the wave, what determines the intensity in the photon picture of light? What determines the intensity in the photon picture of light? देखो एक्चुअल में यहाँ पे इंटेंसिटी एक ऐसा टर्म है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है। किसके बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब देखो एक बात बताओ यार, मान लो सपोज करो वी हैव 10 फोटॉन्स, है ना? अब 10 फोटॉन की अपनी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब 10 सबकी h में एनर्जी। यस। आएगा समझ में? अब मान लो यहाँ पे अगर मान लो मैं मीडियम चेंज करूँ तो क्या होता है कि कुछ जो यहाँ पे फोटॉन्स है वो मीडियम में एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ फोटोन यहाँ पे वो ट्रांसमिट कर देता है। अब यहाँ पे सीन ये हो गया कि मान लो कुछ फोटोन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 10 फोटोन थे, उसमें से उसने 6 को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, कितने बचे? 4। अरे 4 के अंदर इंडिविजुअल उनकी एनर्जी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो E इक्वल टू h होता है, तो एनर्जी कोई चेंज नहीं होती है। तो हम बस ये बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे इंटेंसिटी, चाहे मान लो इंटेंसिटी कम हो जाती है लेकिन यहाँ पे एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं भैया जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स। आगे ये मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न में पढ़ने वाले हैं लोग, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ो बेटा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो डिफाइन द टर्म्स वेव फ्रंट स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल करा चुके हैं ये? यस। मतलब करा चुका हूं मैं वेव फ्रंट बेटा? चलिए वेरी गुड। अब कंसीडर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑनटू अ thin convex lens। ठीक है, ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ शो हाउ टू इंसिडेंट वेव फ्रंट ट्रांसवर्स through the lens and after reflection focus on the focal point of lens giving the shape of the emergent wave front। मैंने अभी पढ़ाया आपको कि अगर कोई यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले कराया कि भैया इस लेंस पे अगर यहाँ पे पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट हो रहा है तो उसके बाद इसका जो फोकस क्या बनता है क्या? और ये फिर कैसा होता है? ऐसे भी होता है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, ये समझ आ गया? 7 में करा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू शो हाउ ए प्लेन वेव फ्रंट प्रोपेगेट फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। मैंने बताया था ये आपको
रिफ्रैक्शन कराया क्या भैया? यस यस। रेयर टू डेंसर, डेंसर रेयर अपन कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी क्या हो गया अपना? और स्नेल्स लॉ आया था क्या अपना इसमें? यस। क्या था स्नेल्स लॉ? म्यू1 वेरी गुड। तो ये वाला भी अपना क्या हो गया बेटा? डन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन है यूज हाइगन्स प्रिंसिपल। यूज हाइगन्स प्रिंसिपल to show how plane wavefront propagates वही हुआ ना सर from a denser to rarer medium। अरे यार ये कीजिए। अब वही तो तो ये वाला भी क्या हो गया अपना? डन हो गया। याद है आपने 8 क्वेश्चन 2 बार डन किया, 9 क्वेश्चन ऊपर है। अच्छा 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, चलो ठीक है। तो ये वाला अपना 9 क्वेश्चन ये समझ में आ गया बेटा? ये 8 का। यस। अभी 9 क्वेश्चन देखो यहाँ पे। A plane wavefront propagating in a medium of refractive index mu1 is incident on a plane surface making an angular incident I as shown in the figure. It enters into a medium refraction of refractive index mu2. Use Huygens construction as secondary wavelength to trace the propagation of refracted wavefront. Hence verify the Snell's law. तो ये भी क्या हो गया भैया? अरे यार Snell's law हमने क्या था? क्लियर बेटा? सर 8 और 9 दोनों सेम ही है। दोनों सेम ही है। बस एक में अरे म्यू1 म्यू2 मतलब वही बात है भैया। अरे ऊपर वाला को टेंस मानो, नीचे वाला को यार मानो, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो भैया ऐसे भी आएगा। स्नेल्स लॉ तो सब दोनों में आ जाएगा अपना। म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r। अब ऊपर वाले को मानो या फिर नीचे वाले को। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अगला बोल रहा है डिफाइन अ वेवफ्रंट। वेवफ्रंट यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे? कर चुके हैं क्या ये? सरफेस एक ऐसा सरफेस जहाँ पे सारे होटेल्स का सेम वाइब्रेशन। ठीक है। और यहाँ पे यूज हाइगन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू शो द प्रोपगेशन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम अंडरगोइंग टू द। इसमें ये भी प्रूव हो जाएगा। अरे वही वाली बात है। ये भी क्या हो गया? सेम ही है। डन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यहाँ पे डिफाइन वेवफ्रंट यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी हुआ तो हाउ टू प्ले नेक्स्ट पॉइंट इसका फर्स्ट वाला भी इसका डन। 11 का यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या बोला ये देख लेते हैं अपन। हाउ टू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फाइंड द ब्रिस्टर्स एंगल एयर। अरे यार ये मैंने ब्रिस्टर्स का पढ़ा था शायद। यस मैंने पढ़ाया था भैया। कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी अपन मान लो सपोज करो वाटर सरफेस हो गया, ग्लास सरफेस है, कुछ भी हो, उस पर अगर इंसिडेंट होती है लाइटिंग इक्वल टू 10 इनवर्स, उस स्पेसिफिक एंगल को बोलते हैं पोलराइज्ड एंगल। उस केस में उससे जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो उससे रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड वेव होती है, वो क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड होती है। पढ़ाया था अपन ने। यस। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा था क्या? यहाँ पे ये जो होती है ये तो अनपोलराइज्ड होती है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है जो बहुत सारे प्लेन में यहाँ पे क्या करें? वाइब्रेट करे। और यहाँ पे ये वाला जो था इसे अपन ने आई भी माना था क्या बेटा? यस सर। और उसके बाद यहाँ से ये जो था ये क्या प्लेन पोलराइज्ड था? इस तरह मतलब जो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करे उसको क्या बोलते हैं अपन? पोलराइज्ड लाइट। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे अपन ने निकाला था तो कुछ ऐसा है। IP is equals to 10 inverse mu। यस यस सर। तो ग्लास के लिए भी आप निकाल सकते हो क्या? म्यू की जगह क्या रखूं बताओ जरा। 3/2 30 35 डिग्री। हां मतलब जो भी 3/2 कर रहा होगा वही 35 डिग्री। क्लियर है बेटा? यस। नहीं 45 करना होगा। 35 से मतलब ये 3/2 1.5 समथिंग आएगा। 10 जो 45 होता है 1 45 तो यहां पर 53 होता है, यहां पर अपना 4/3 होता है। 53 तो 4/3 4/3 मतलब ये करीब होगा ये 55 डिग्री। चलिए भैया ये भी हो गया बेटा। तो ये बाकी सब में आपको क्या क्या लिखना है? डन 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 डन। अब फिर अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे 12 भी देख लेते हैं। डिफाइन अ वेवफ्रंट। अच्छा 12 भी देख लो यहाँ पे। फर्स्ट का वेवफ्रंट डिफाइन हो गया क्या अपना? कर चुके वेवफ्रंट डिफाइन? यस। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, ये तो ए हो गया, इसका बी पार्ट बोल रहा है यहाँ पे। हाँ डिफाइन सो सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट वाला तो अपना डन हो गया। डन। तो सेकंड वाले का यहाँ पे ए बी सी 3 पार्ट दे रखे हैं इसके। चलो देखते हैं हम। तो फर्स्ट वाला डन। दूसरा इसका 12th का सेकंड वाले का देखना है क्या है? डिफाइन डिपिक्ट क्या है ये? द शेप ऑफ द वेवफ्रंट ईच ऑफ द पॉइंट। अच्छा लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स कैसे बनेगा? ये स्फेरिकल
स्फेरिकल है। Spherical. पढ़ा है क्या पढ़ने? Yes, sir. मेरे को बार-बार बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। दूसरा बोला लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स प्लेन व्हेन पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। Planar. याद है सभी को ये? Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे फोकस में रखें तो ये वाला जो पॉइंट इधर तो शायद स्फेरिकल बनेगा, लेकिन यहाँ से ये लाइट रे कैसी हो जाएगी? पैरेलल। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? Plane. प्लेन। क्लियर है ये? Yes. C वाला using Huygens construction secondary wavelength draw the diagram showing the passage of the plane wavefront from a denser into a rarer medium। ये भी कर चुके हैं क्या भैया? अरे डेंसर, अरे रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है अपन ने? Yes. Yes. Snell's law. showing the passage of the plane wavefront from a denser to rarer। अरे हाँ denser भाई, से rarer में जाएगा तो mu1 sin i is equal to mu1 sin i equal to mu2 sin i। तो चलिए भाई भैया इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट Huygens प्रिंसिपल यूजिंग द प्रिंसिपल ड्रा डायग्राम टू शो हाउ टू अ प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट इन द इंसिडेंट इंटरफेयर ऑफ a two media gets refracted when it's propagated from a rarer to denser medium, hence verifies Snell's law of refraction। कर चुके हैं क्या? अरे कर चुके हैं, ठीक है। तो 13 भी क्या हो गया बेटा? ये डन। 14 का देखो अभी यहाँ पे 14 क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे use Huygens geometrical construction to show the plane wavefront at t equal to 0 propagate and produce a wavefront at a time t। एक बात बताओ यार, जैसे मान लो कोई भी हमारा प्लेन लाइट सोर्स है, यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, जैसे आपने क्रिकेट स्टेडियम में देखी है। Yes. ऐसे कुछ है? अब इससे क्या है, जो प्लेन वेवफ्रंट निकलते हैं हाँ। तो t equal to 0 पर भी प्लेन वेवफ्रंट निकलेंगे और ये प्लेन ही रहेंगे क्या? Yes sir. और किसी t इक्वल टू किसी टाइम t पर भी क्या रहेगा? Plane ही रहेगा। मैं का जो फेस जो डिफरेंस है वो 0 होएगा। Yes. आ रही बात समझ में? अरे डिफरेंस क्या होगा? जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो बात समझ में आ गई? तो ये इसका स्ट्रक्चर है 14 का ए। अच्छा बी वाला क्वेश्चन देखते हैं 14 का। वेरीफाई यूजिंग Huygens के स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल दोगे क्या? अरे स्नेल्स लॉ पढ़ा है अपन ने भैया, क्या था ये? mu1 sin i इक्वल टू mu2 sin r। ये मैंने प्रूव भी कराया आपको रिफ्रैक्शन। यस, अपन ने इस तरह से प्लेन वेवफ्रंट आ रहा था और मैंने बताया ना आपको रिफ्रैक्शन कर देते साइन उसके वो जैसे स्नेल्स लॉ मैंने प्रूव किया था क्लास में, तो वही है डिटो है। तो और क्या है? when monochromatic light is incident on the surface separating two media reflected and reflected। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी बताया आपको सीस का। अरे मैंने बोलता बोला था फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, ये चीज प्रूव भी किया अपन ने, क्योंकि स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। अगर मान लो रेयरर से डेंसर में जाने तो स्पीड भी क्या जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कितनी? c by mu है ना, और वेवलेंथ भी lambda by mu हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। वेरी गुड, तो ये भी हो गया 14 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखते हैं। प्लेन वेवफ्रंट अप्रोच A plane wavefront approach a plane surface separating two media। ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है, इसमें भी रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है। अरे ये पढ़ चुके हैं क्या अपन? 13 जैसा सेम। बिल्कुल इजी। 15 वाला भी वेरीफाई स्नेल्स लॉ, ये भी हो चुका है। यहाँ पे when the light wave transfer travels from a rarer to denser, अरे ये भी हो चुका है। स्पीड डिक्रीज does it imply the reduction of energy? ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अभी मैंने बताया था आपने कि इसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, because it depend upon the frequency and frequency does not change with the media। क्लियर है? चलिए इसका फर्स्ट डन, सेकंड भी हमारा हो गया डन, एंड थर्ड भी हमारा हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, इसको पहले नोट कर लो बेटा। चलिए इसको कर दीजिए। नंबर 16 देखिए बेटा, for a single slit of a beam A of the first minimum of the interference pattern of a monochromatic light of wavelength lambda occurs at an angle of lambda by a। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने अब मैं बात करता हूँ पहले तो मैं YDAC की YDAC क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? बीटा इक्वल टू पढ़ा था d lambda by d। यहाँ पे जो d था, ये जो d था ये क्या दोनों स्लिट S1 और S2 का ये था? यस। फिर अपन ने पढ़ा है सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन SSD। यस। अरे बात समझ में? SSD में आपने पढ़ा था कि जो यहाँ पे थीटा होता है वो होता है lambda by a, और यहाँ पे जो a होता है वो अपर्चर होता है। यस। अपर्चर। अपर्चर होता है ना, जो यहाँ पे स्लिट की जो विड्थ होती है। यस, विड्थ। अपर्चर मतलब उसका डायमीटर। यस। अपर्चर का मतलब होता है डायमीटर। अब देखो, अरे ऐसे तो दिया यहाँ पे इस तरह का ये वाला जो इसका मतलब a बोला था। अब यहाँ पे ये जो बंदा बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगुलर विड्थ तो ये थी क्या?
Yes. इसमें अगर ये d होता है तो यहाँ पे इसको पर बीटा बाई d इज इक्वल टू लेम्डा बाई d, तो यहाँ पे लेम्डा बाई d होता है कि एंगुलर विड्थ? Yes. अरे वहां पे लेम्डा बाई a होता है, यहाँ पे लेम्डा बाई D होता है। अब ये बंदा बोल रहा है कि वेवलेंथ यहाँ पे occurs अभी YDSC में सबसे पहले बोल रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेम्डा occurs at angle of lambda by a. At the same angle of lambda by a we get maximum for the two narrow slit separated by distances. तो यहाँ पर भी अगर अपन d equal to a कर दे तो यहाँ पर भी वही सीन हो जाएगा क्या? Yes. अरे यहाँ पर भी एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मैंने बताया था एंगुलर विड्थ ऐसे निकालते हैं पर लेम्डा बाय a। Yes. क्लियर है ये? तो अगर यहाँ पर वही सेम है, एक तो अगर इसका अपर्चर a होता है SSD मतलब सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में, तो उस केस में अपना थीटा इक्वल टू क्या होता है? लेम्डा बाय a। जानते हैं, हम कर चुके हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं YDSC में, तो YDSC में एक्चुअली में लेम्डा बाय d होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है d इक्वल टू क्या दे रखा है? a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेम्डा बाय हो जाएगा। तो कोई वाली बात है यहाँ पे, कोई चेंज नहीं है। और मैंने बोला था कि SSD में भी आपको एज इट इज सेम फिनोमेना अप्लाई करना है, बस यहाँ पे अपोजिट टू YDSC हो जाता है। मैंने बताया था वहां पे अपन ने दो पढ़ा था, हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रिवर्स हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कंस्ट्रक्टिव। एक और बात अपन यहाँ पे याद रखना है बेटा, YDSC में जो भी जितनी भी स्लिट्स होती है, तो जितनी भी यहाँ पर अपने फ्रिंजेस होती है, जैसे मान लो एक अपन ने ली स्पेसिफिक एक ब्राइट फ्रिंज, तो उस ब्राइट फ्रिंज के हर पॉइंट पर एक विड्थ होगी उसकी, तो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी यहाँ पे सेम होगी। यस। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफ्रेक्शन पैटर्न में, तो कोई भी अगर हमें स्पेसिफिक मान लो मैंने थर्ड नंबर की यहाँ पे स्लिट ली, तो उसमें जो इंटेंसिटी वो वेरी करती है डिस्टेंस के साथ साथ। अरे बात समझ में? उसके बाद यहाँ पर जो YDSC में जो स्लिट बनती है वो इक्वल विड्थ की बनती है। यस। लेकिन मैंने बोला था कि इसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ की बनती है, बाकी सब जैसे बनती है। तो याद रखें कि अगर मैं एक स्पेसिफिक फ्रिंज लूं, तो YDSC में उस फ्रिंज के किसी भी पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी वेरी नहीं करती है। अगर जो डार्क है तो सभी जगह उस डार्क सेम इंटेंसिटी होगी, अगर ब्राइट है तो सेम अलग इंटेंसिटी होगी, मतलब। लेकिन उसकी एक्चुअली में अगर कोई यहाँ पे YDSC की बात करूं, तो ये फ्रिंज इस तरह का पैटर्न बन रहा है, मान लो एक व्हाइट है और एक ब्लैक। तो अगर यहाँ पे व्हाइट पे इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले P1 इसको P2, तो जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी वहीं पे वहां पे होगी। यस। अरे बात समझ में? यस। लेकिन अगर मैं SSD की बात करूं, ये मैं अभी समझाना था कि आगे आपका आएगा। तो मान लो यहाँ पे एक डार्क एक ब्राइट जो इस तरह से ले लीजिए, तो यहाँ पे जो एक्चुअली यहाँ पे अगर ये P1 मान लेते हैं, एक को P2 या P1 P2, तो ये इंटेंसिटी अगर I1 है और ये I2 है, तो I1 इज नॉट इक्वल टू I2। ये फ्रिंज भी देखो, यस। बात समझ में आ गई? लेकिन इस केस में जो यहाँ पर ये फ्रिंज विड्थ बीटा है, तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या होता है? ये समझ में आ गया क्या? यस। ये एक्चुअली में होता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Define the term coherent sources which are required to produce an interference pattern in YDSC experiment. Constant and coherent, तो यहाँ पे क्या बोला था हमने? Constant phase difference और मैं सारे बच्चों को बताया कि भैया यहाँ पे जो पहला तो क्या होता है हमारे कांस्टेंट होना चाहिए, क्या फेज डिफरेंस, है ना। साथ में यहाँ पे इनकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा रेगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये अभी ने कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे क्या? तो डेफिनेशन कराने की जरूरत नहीं है, मैं करा चुका हूँ, इसको लिखा चुका हूँ। चलिए, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस साथ में इनके एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है भैया? राइट द कंडीशन फॉर अंडर व्हिच लाइट सोर्सेस कैन बी सेड टू कोहेरेंट। ये लिखा रही है वो ऊपर लिखा। अरे बात समझ में? चलिए, इसका सेकंड पॉइंट, why is it necessary to have coherent sources in order to produce an interference pattern? because वो टाइम के साथ रिलेटिव ये हो जाए। तो इसमें देखो एक्चुअली में हमें क्यों यहाँ पे नेसेसरी कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न, तो why necessary? अब देखो इसका लिखो, थोड़ा सा थ्योरी लिखो आप, why necessary कोहेरेंट सोर्स। तो पहले लिखिएगा, पहला पॉइंट, if two sources are not coherent, if two sources are not coherent, then they can't emit waves continuously. Then they can't emit wave continuously. Then they can't emit wave continuously. They can't. Then they can't emit waves continuously.
Second point, if two sources are not coherent, then their phase difference will not same. अब देखो फेज डिफरेंस अगर यहाँ पर सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो होगा। अगर एक बात बताओ यार, अपन ने इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। अरे बस यहाँ पे जो फाई था वो फेज डिफरेंस था। यस। अब ये फाई अगर चेंज हुआ तो क्या फ्रिंज की इंटेंसिटी भी वेरी करेगी? यस। एम्पलीट्यूड में भी सेम चीजें होती है क्या? यस। अगर यहाँ पे फेज ही अगर वेरिएबल हुआ तो क्या एम्पलीट्यूड फ्रिंज क्या सेम साइज की बनेगी, अलग अलग साइज की बनेगी? अलग-अलग साइज की। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटी। मतलब हम फिर इसे रैंडमली हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार ये चीजें हैं, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा वाईडीसी में कौन सा सोर्स यूज करते हैं ताकि हमें प्रॉपर और जो वेट डिफाइंड स्पेक्ट्रम या जैसे हम बोलते हैं ना वाईडी जैसी पैटर्न, जैसे फ्रिंज पैटर्न मिले इस वजह से, अदरवाइज हमें रैंडम पैटर्न मिलेगा अगर वेरिएबल करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? क्लियर है? चलिए तो इसको बस इतना रख लीजिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है बेटा ये, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ इन YDAC experiment change when the distance of separation between the slits and screen इज डबल। तो वो भी डबल हो जाएगी सर। बीटा इज इक्वल टू यस, अपन ने क्या d लैम्डा बाय d पढ़ा है? यस सर। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन जो है कैपिटल डी है। यस। अब ये d को अपन ने यहाँ पे कर दिया 2d, तो वो भी तो डबल। यहाँ पे जो b डेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? d की जगह यहाँ पे 2d रख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या 2 बीटा हो गया। यस। आसान है? Yes. अगर हम यहाँ पे, अच्छा मैं अगर इसको यही रह जाता, इसको डबल करता तो यहाँ पे ये क्या हाफ हो जाता, हाफ हो जाता। बात समझ में आ गई? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को अगर डबल करता तो फिर ये हाफ हो जाता। आसान है? Yes. चलिए बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी समझना है। हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDAC एक्सपेरिमेंट गेट अफेक्टेड वेयर? फर्स्ट वाला पॉइंट इसका, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट S1 S2 रिड्यूस। अब देखो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू, फ्रिंज विधि पूछा यहाँ पे, बीट बढ़ जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंज विधि बढ़ेगा। बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? d लैम्डा बाय d होता है। यस। अरे बस समझ में। अब ये बंदा बोल रहा है कि पहला पॉइंट में बोल रहा है कि भैया डिस्टेंस बिटवीन द S1 S2 रिड्यूस। स्मॉल अगर हम यहाँ पे d को यहाँ पे रिड्यूस करें, बीट बढ़ जाएगा। अभी क्या हो गया? बढ़ जाएगा। रिड्यूस हो गया। इनवर्सली सॉरी बीटा भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। यस। तो अगर ये बात करें बेटा इनवर्सली इनवर्सली प्रपोर्शनल है, इंक्रीज होगा। अरे पहले मैंने सही किया था। हां चलिए अगर यहाँ पे d को अपन रिड्यूस करते हैं तो बीटा क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब बीटा अगर इंक्रीज हो गया मतलब फ्रिंज विड्थ बढ़ गई। यस। जैसे मान लो कि पहले यहाँ पे एक स्पेसिफिक हम ले लेते हैं, मान लो कि 10 सेंटीमीटर की गेप है। मान लो कि इसमें पहले हमारी मान लो 50 फ्रिंजेस आ रही थी। कितनी आ रही थी? 50 फ्रिंजेस। तो अब यहाँ पे देखो पैटर्न में क्या चेंज है, अपन को वो पूछा है। तो मान लो पहले 10 सेंटीमीटर की गेप में 50 फ्रिंजेस आ रही थी, जैसे तुमने सपोज किया है। हां। तो अब मान लो फ्रिंज विड्थ बढ़ गई तो क्या अब यहाँ पे लेस देन 50 आएगी क्या? यस। अरे यार जैसे मान लो एक गेप है यहाँ पे, आप एक स्पेसिफिक मोटाई के यहाँ पे मान लो 10 बॉक्सेस को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं बॉक्सेस की साइज बढ़ा दूं तो फिर क्या कम बॉक्सेस आएंगे क्या? Yes. 10 की जगह 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे, इतने आएंगे। आगे की बात समझ में? तो ये स्पेसिफिक गेप में जो आने वाले जो फ्रिंजेस है उनकी जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखो वापस रिवर्स कर रहा हूं मैं कि अगर हम YDAC में इनके दो स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या तक सीन क्लियर है? यस। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पहले यहाँ पे मान लो गैप ले लेता हूं मैं 10 सेंटीमीटर, उस 10 सेंटीमीटर में सपोज करो कि 50 फ्रिंजेस आती है। कितनी आ रही है? 50 फ्रिंजेस। अब मान लो फ्रिंज विड्थ बढ़ गई, पहले मान लो 50 आ रही थी तो पहले मान लो फ्रिंज विड्थ जो है वो कम थी इसलिए मान लो 50 हो गई। अब फ्रिंज विड्थ बढ़ गई तो फ्रिंज विड्थ बढ़ने के साथ साथ क्या यहाँ पे फिर जो रिड्यूस हो जाएगी क्या? यस। है ना? अब 50 से कम आएगी क्या? अरे बात समझ में?
अब एक स्पेशल जगह है, एक छोटी सी जगह है जिसमें आप मान लो पहले आप 10 बॉक्स पुट कर सकते हो। आप बॉक्स की साइज बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे, उतनी जगह में फिट होने वाले। Yes. बात समझ में आ गई? तो ये था। दूसरा इसका सेकंड वाला पॉइंट जो है ये क्या बोल रहा है, द इंटेंस सेटअप इज इमर्ज्ड इन वाटर देन जस्टिफाई योर आंसर। अब देख Frequency- अगर मैं बात करूं d इक्वल बीटा इक्वल टू d लैम्डा बाय d, अगर मैंने पूरे सेटअप को मैंने क्या कर दिया, इमर्ज इन वाटर। अगर मैं वाटर में इमर्ज कर देता हूं तो जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो चेंज होगा। वो क्या लैम्डा इन वाटर हो जाएगी? यस, लैम्डा इन वाटर हो गई। लैम्डा अपन म्यू हो जाता है वाटर क्या? वाटर। अरे वाटर के लिए क्या करते हैं, लैम्डा इन द एयर डिवाइडेड बाय म्यू, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। Yes. है ना? तो म्यू अफेक्ट करता है क्या वेवलेंथ? तो बिल्कुल करता Yes. है। तो यहाँ पे बीटा डेस या बीटा इन द वाटर हो जाएगी, वो हो जाएगी डी लैम्डा बाय म्यू। कर दे क्या बेटा इसकी जगह, लैम्डा की जगह? Yes. लैम्डा की जगह क्या कर दे, लैम्डा बाय म्यू। तो ये जो बीटा वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा इन द एयर डिवाइडेड बाय म्यू। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गया। अच्छा म्यू जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है क्या? यस, यार डी लैम्डा बाय डी था, लैम्डा की जगह अब यहाँ पे वाटर में इमर्ज कर दिया तो क्या हो गया, लैम्डा बाय म्यू हो जाता है। तो ये अच्छा डी लैम्डा बाय डी तो क्या होता है, ये तो एयर के बीटा। ये इसको एयर मान लेते हैं। हाँ, एयर के अंदर क्या था, डी लैम्डा बाय डी था, इसको हटा देते हैं ये कर देते डी लैम्डा बाय डी। अब मैंने यहाँ पे वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया तो यहाँ पे लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू हो गया। अच्छा डी लैम्डा बाय डी तो बीटा इन द एयर है क्या? यस, बीटा इन द एयर डिवाइडेड बाय म्यू। तो मतलब ये फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम हो गई? कम हो गया। अरे बात समझ में? Yes. मतलब जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाती है यहाँ पे, हाँ, कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? Yes. इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बेटा ये, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है, ये दे रखा है 600 नैनोमीटर। आज और साथ में देखा है एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड इन द डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। यहाँ पे एंगुलर विड्थ बीटा इक्वल टू दे रखा है 0.1 डिग्री। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 0.1 into pi by इससे 1. मल्टीप्लाई करूं बेटा Pi by 180. pi by 180 इतना रेडियन होगा क्या? रेडियन, यस। यही पढ़ा है हमने? चलिए नेक्स्ट फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स। D पूछा है। थीटा इक्वल टू क्या, लैम्डा लैम्डा बाय बाय डी। डी, यस। अभी पढ़ाया था हमने, Yes. मैंने आपको बताया था ये चीज तो थीटा में यह जो हो गया 0.1 पाई डिवाइडेड बाय 180 लैम्डा। लैम्डा अपना कितना देखा है 600, इसको नैनोमीटर में तो 10 टू द पावर -9 कर दूं क्या? यस। नैनो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय डी। अब सोल्व कर लोगे इसको? यस। d इज इक्वल टू हो जाएगा अपना बेटा 600 into 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई 180 इधर आ गया और ये d इधर चला गया और ये इधर नीचे आ गया तो 0.15। ठीक है भैया? तो अब ये चाहे इसको आप सोल्व कर सकते हो। एक यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट को डालो, है ना, और यहाँ से ये 3 होता है, 3 के आसपास होता है ये 3 बन जा ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 36 12,000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 into 10 to the power -9 है ना, ये -9 हो गया और ये हो गया 1 2 3 4। समझ आ गया बेटा? Yes. 3 to the power 4। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 6 into 10 to the power -5। आगे बात समझ में? या 0.36 into 10 to the power -3 हो जाएगा तो ये 0.36 मिलीमीटर। ऐसे कुछ होगा क्या बेटा? Yes sir. आसान है? तो भैया यहाँ तक का सारा क्लियर है बेटा सभी को? बेटा ये कितने बच्चे जिनको पल्ले ना पड़ा तो ऐसा है जिसको समझ में ना आया वो क्या किया बस मैंने लैम्डा बाय D क्या वो डिग्री को रेडियन में करना। अरे भैया डिग्री जो था ना 0.1 डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन बस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिग्री जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम जनरली इसकी एसआई यूनिट लेते हैं वो रेडियन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। Light of wavelength 500 angstrom providing the air gets partially reflected from the surface of the water. How will the wavelength of the frequency of the reflected and refracted light will be affected? देखो बेटा अब यहाँ पे कोई एक वेवलेंथ है यहाँ पे जिसको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। ये वाटर में वाटर का म्यू कितना होता है 1/3। अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्टेड तो रिफ्लेक्टेड में यहाँ पे सेम ही होती है क्या? अरे रिफ्लेक्टेड लाइट रे पे कोई चेंज होता चेंज नहीं आता है, बस रिफ्रैक्टेड में चेंज आता है।
और एक साइड में अपन लिख लेते हैं रिफ्लेक्टेड। अच्छा रिफ्लेक्टेड में क्या होता है? नो चेंज। अरे बात समझ में? जैसे मान लो कोई सरफेस है या लाइट रे यहाँ पे आई, इंसिडेंट हुई, यहाँ से टकराने के बाद चली गई, तो इसके लिए लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सभी का सेम होगी। यस, बात समझ आ गई? यस। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिफ्लेक्शन की, कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे म्यू डिक्रीज होगा। आगे बात समझ में? Yes. तो अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में तो क्या होता है? नो चेंज। अरे बात समझ में? यस। और अच्छा स्पीड और वेवलेंथ में क्या c by mu हो जाएगी क्या? यस। अरे बात समझ में? तो c by, और ऐसे यहाँ पे जो लैम्डा इन द वाटर या मीडियम होती है वो क्या? लैम्डा बाय म्यू। एयर डिवाइडेड बाय म्यू होती है क्या? यस। तो ये भी अपनी लैम्डा इन द मीडियम कितना, ये 500 यस, 500 एंगस्ट्रॉम into 10 to the power डिवाइडेड बाय म्यू की जगह क्या 4/3 कर दे? यस। तो ये हो जाएगा अपना 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा 4 बार करेंगे तो कितना हो गया? 125 हो जाएगा। 125 मल्टीप्लाई तो 375। यस। लैम्डा इन द वाटर। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए सर। डिक्रीज हो 22 में बोल रहा है कि why cannot two independent monochromatic sources produce sustain इंटरफेरेंस पैटर्न। ये मैं अभी करा चुका हूं आपको, मैं दो कंडीशन दिखाई थी दो थोड़ी देर पहले तो क्या होता है कि उनका फेज डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं होता है, दूसरा कि वो जो कंटिन्यूअसली वेव यहाँ पे इमिट नहीं होती जिस वजह से भी। अरे बात समझ में? दोनों समझ में आ गया था ये? चलिए आगे बोल रहे हैं कि डिड्यूस विद द हेल्प ऑफ द YTSC, ठीक है, पैटर्न एज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। करा चुका हूं क्या मैं ये? क्या था? बीटा इक्वल टू यार कैपिटल डी लैम्डा बाय। तो 22 हमारा क्या हो गया भैया? ये 23 देखो द रेशियो ऑफ, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ यार, आप अगर जो स्लिट की जो विड्थ है, स्लिट का जो डायमीटर है, अपर्चर है, उसको अगर आप बढ़ाते हो तो क्या ज्यादा लाइट यहाँ से बाहर जाएगा? यस, तो फ्रिंज बढ़ेगी, तो फ्रिंज की साइज बढ़ेगी। ज्यादा लाइट बाहर जा रहा है यहाँ से, अब ज्यादा लाइट बाहर तो ज्यादा फोटोन्स बाहर जा रहे हैं क्या? यस। ज्यादा फोटोन्स बाहर जा रहे हैं तो जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी जो विड्थ है वो भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यस। आ रही बात समझ में? यस। चलिए तो ये समझ में आ गया कि फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी क्या? अरे ज्यादा फोटोन जा रहे हैं तो ज्यादा इंटेंस नंबर कम हो जाएंगे क्या? फ्रिंज के नंबर्स कम हो जाएंगे। हाँ, या फिर जो फ्रिंज जो की विड्थ कम होगी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सब विड्थ ज्यादा होगी और नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम हो जाएगी। अरे नहीं, अगर हम फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि स्मॉल डी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल डी की में चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो उसके बाद नहीं सर, फ्रिंजेस बन रहे हैं। अगर बढ़ा है जो फ्रिंजेस तो पहले ज्यादा फोटोन जाएंगे, ज्यादा फोटोन जाने की वजह से ऐसा ज्यादा नहीं सर, जैसे पहले 5 फ्रिंजेस बन रहे थे, हाँ। अब 3 बनेंगे। हाँ, अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें, अपन इसको क्लियर करते हैं। अभी भी यहाँ पे देखो द रेशियो ऑफ, अब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो भैया इंटेंसिटी की वजह से जो फ्रिंज विड्थ में क्या कोई चेंज आता है? ये सर क्या डी पे डिपेंड करती है। चलो अपन बताएंगे अभी तो क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट ऑफ YTSC एक्सपेरिमेंट 4/1। अब देखो यार, यहाँ पे दो स्लिट है, ये S1 है और ये S2। अब ये बोला है कि इनकी जो विड्थ है उनका जो रेशियो है वो क्या है? 4/1। अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ से अगर ये I1 इंटेंसिटी वाला लाइट जा रहा है, यहाँ से I2, तो यहाँ से इनका 4/1 है, तो इसको मैं 4i ले लूँ, इसको मैं यहाँ पे I ले लूँ। आई ले ले। अरे बात समझ में? अब आगे मतलब बोला इवैल्यूएट क्या है? द रेशियो मैक्सिमम एंड द मिनिमम पैटर्न। अच्छा Imax ये पढ़ा था शायद सारे बच्चों ने, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखा गया। यस। और I मिनिमम भी पढ़ा था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ऐसे कुछ था बेटा? यस। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे 4i, जब मैं यहाँ पे 4i रखूंगा तो क्या ये 2√i प्लस ये i है तो √i, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? ये 3√i हो जाएगा। यस। और ये नीचे बताओ 2 - 1 कितना हो जाएगा? √i। हो जाएगा। यस। तो यहाँ से अगर करें तो 3 का स्क्वायर 9i अपॉन i, 9i1। तो आंसर क्या हो गया? 9 Imax अपॉन i min। नहीं आया समझ में? ये आ गया। तो फ्रिंज विड्थ भी डायरेक्ट मतलब इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है भैया, समझ में आ गया बेटा? ये चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो अभी यहाँ पे बोला है टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स इमेनेटिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस। चलिए भैया ये याद रखना, y1 इक्वल टू दे रखा है a cos ओमेगा t एंड एक और y2 इक्वल टू दे रखा है a cos ओमेगा t प्लस फाई, ऐसे कुछ दे रखा है।
अब when the find the phase difference between the two waves show that the resultant intensity of the point due to their superposition is given by 4I naught cos square phi by 2 where I naught is given. वैसे ये जो अपन करा चुके पहले लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं. अच्छा सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे y1 प्लस y2. अरे बात समझ में? यस. तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस phi. ऐसे कुछ हो जाएगा? यस. चाहे तो इसको आप देखो यहाँ पे कई तरीके से हम कर सकते हैं इसको a cos ओमेगा t प्लस a. इसको cos जो a cos ओमेगा t इसको अपन चाहे तो एक बात बताओ इतना भी चेंज नहीं करना पड़ेगा. ये जितना ड्रामा सर कॉमन निकालो a cos ओमेगा t. एक बात बताओ तो मल्टीप्लाई करो कॉमन निकालो. अच्छा इसका जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई यहाँ पे फाई के बराबर है. यस. यस. आ रही बात समझ में? अच्छा तो इंटेंसिटी का अपन ने जो फार्मूला पढ़ा था वो मैंने क्या पढ़ाया था? रूट i1 प्लस i2 का होल प्लस 2i cos cos phi. याद है क्लियर है क्या मैंने? यस. ये इधर काटा दूं. अब देखो यार यहाँ पे क्या करना है कि भैया अगर मान लो कि हमने दो सेम इंटेंसिटी वाली लाइट वेव्स को हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया जिनकी जो वैल्यू आई नोट क्या है? आई नोट. मतलब दो लाइट वेव्स है जो जा रही है, ये भी आई नोट है और ये भी क्या है? आई नोट है. ये S2 है और ये क्या है? S1. किसी पॉइंट P पर मिलती है, इंटरफेरेंस कर रहा है. ये मेरा से क्लियर है? अब देखो जरा I इज इक्वल रूट आई नोट नहीं है यार, इसका स्क्वायर होता है. हाँ. है ना? ठीक. तो अच्छा रूट आई नोट का स्क्वायर मतलब ये तो क्या हो जाएगा? तो ये भी आई नोट है. i0 प्लस i0 आई नोट प्लस 2 रूट i0 आई नोट रूट आई नोट cos phi. ऐसे कुछ आएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? 2i0 प्लस 2i आई नोट हो जाएगा ये. यस. और cos phi. cos phi. यहाँ से कौन सी जो कॉमन लिया? 2i0 1 प्लस cos phi. और आपको पता होगा कि यहाँ पे 1 प्लस cos phi को ये sin phi. नहीं 2 sin cos नेक्स्ट वाले में तो बताया तो 2 प्लस 2 सो 2 कितना हो जाएगा? 4 आई नोट cos स्क्वायर phi बाय 2. ये आया क्या? समझ में आ गया ये? तो यहाँ पे हो गया और उसके बाद आई नोट जो है वो यहाँ पे s क्यूब समझ में आ गया होगा आपको. क्लियर है बेटा? सही है. आई नोट है वो यहाँ पे a स्क्वायर है क्या? यस. नहीं है तो उधर a स्क्वायर रखो. हो गया. क्लियर है? यस. चलिए बहुत बढ़िया. अगला इसमें ऑप्शन का कंडीशन पर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? मैक्सिमा और मिनिमा. कभी बंद मत करो से. अच्छा मैक्सिमा के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टिव में यहाँ पे मैक्सिमा होता है क्या? कंस्ट्रक्टिव. जैसे उस टाइम पे अपन cos phi की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं बताओ? +1. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रक्टिव की तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं इसको अपन? मिनिमम. वहाँ पे cos phi की वैल्यू क्या लेते हैं? -1. तो बस पुट करनी है यहाँ पे निकल जाएगा क्या? दोनों के लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. चलिए भैया कर लीजिए फिर. अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. डन है. ठीक है चलो पहला क्वेश्चन नंबर 25. This is the YDSC experiment to produce the interference pattern due to the monochromatic source applied deduce the expression for the fringing. कर चुके हैं? अरे क्या है था बीटा इक्वल टू यार? बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन स्मॉल d. याद है क्या सभी को? यस. कर चुके हैं. अब देखो क्वेश्चन नंबर 26. ये तो हमारा डन हो गया. Question number 26 बोल रहा है consider the S1 S2 monochromatic waves that produce the interference pattern at the displacement of the wave produced by S1 is given by y1 y2. अरे भैया थोड़ी देर पहले किया क्या ये? y1 प्लस y2 करके y इक्वल टू y1 प्लस y2. अरे खाली यहाँ पे अपन ने कर चुके हैं I इक्वल टू 4 I नोट cos स्क्वायर phi by 2 कर चुके हैं. यस यस. और I नोट इक्वल टू क्या था ये? a स्क्वायर. a स्क्वायर. तो ये आएगा क्या? यस. 4a स्क्वायर cos स्क्वायर phi by 2. ये भी क्या हो गया हमारा? डन. 27. अच्छा 26 का ये क्या होगा? व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ YDSC? अच्छा क्या क्या चेंज होती है 26 का सेक्शन होता है. अच्छा एक बात बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज. अगर यहां पर मैं बात करूं बीटा इक्वल टू क्या पढ़ा अपन ने? d लैम्डा अपॉन d. ऐसे कुछ पढ़ा है बेटा ये? यस. इंटरफेरेंस फ्रिंज. अगर यहां पे देखो अगर द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज तो यहाँ पे सोर्स स्लिट का इंक्रीज करके बीटा डिक्रीज होगा. अरे बस समझ में. Yes. और पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बढ़ जाएगी भैया. अगर बीटा कम हो गया तो यहाँ पे रेंज कम हो जाएगी ना. मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो गैप है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रिंज है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी.
अरे बस समझ में, क्योंकि यहाँ पे फ्रिंजेस की विड्थ छोटी हुई तो 1 सेंटीमीटर में ज्यादा फ्रिंजेस आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द व्हाइट लाइट। अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट को अगर अपन ये कर देते हैं चेंज, तो यहाँ पे क्या पैटर्न मिलेगा? पहले तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो यहाँ पे व्हाइट हो जाता है। यस। और दूसरी बात तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है वो हमें यहाँ पे कलर मिलता है। अरे बात ये कलरफुल ना मतलब इम्प्योर वाला। अरे बात समझ में, ये दो कंडीशन हो जाती है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 27 कर ले जल्दी थोड़ा सा भैया। यस। In YDAC, describe the briefly of the right dark fringes are obtained with the screen of the front of the double slit and the obtain the expression for the fringe width. निकाल लोगे? कर चुके हैं? यस। कर चुके भैया। Done. दूसरा सेकंड वाला क्या बोल रहा है हमें? The ratio of the intensity of the minima and the maxima या double slit experiment and the ratio of the width of the two slits. अभी बताया था आपको I1 इक्वल टू अगर मैं 9 आई लूं और I2 इक्वल टू लूं यहाँ पे 25 आई, ये क्लियर यहाँ पे? तो 9 आई तो यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 का 3 रूट आई प्लस 5 रूट आई मैक्सिमम पूछा है क्या? 5 रूट आई। यस। तो आप मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है क्या? कहां गया भैया? 20 यस, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है क्या? यस। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे माइनस कर दो पहले। यस। ये आ जाएगा। आगे ये लिख दो 5 रूट आई माइनस 3 रूट आई, ऐसे पूछे? यस। 5 रूट आई प्लस 3 रूट आई। अच्छा अगर आप यहाँ पे अगर आप माइनस की जगह यहाँ पे आगे 3 भी लिखते हो तो भी माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो प्लस चेंज नहीं आता है। आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम, तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा? 5 2 रूट आई 4 आई डिवाइड करेगा 8 आई 64 आई। यस। तो आई से आई 16 1/16 है। क्लियर है बेटा? आसान है? यस। क्वेश्चन नंबर अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ मैं, समझ जाओ। टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस अ सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न गिव द रीजन। मैंने बताया था पहले कि सोर्स जो अगर है वो कार्नर डिवाइड जो वेव कंटीन्यूअसली पहला ये बताया था मैंने। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था मैंने कि अगर मोनोक्रोमेटिक अपना इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस है तो उनका जो फेस वो सेमली होगा और ना ही जो फेस डिफरेंस वो जो होगा कांस्टेंट होगा। अरे फेस वेरी करेगा ना यार, अभी पढ़ाया था मुझे पहले करवाया था वही है। लाइट वेव्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द I1 I2 Y1 Y2 डिफरेंस बिटवीन द ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द जेटेड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट। मैंने पढ़ाया था I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, ऐसे कुछ है क्या? इसकी जगह चाहे तो आप a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a इनटू a मतलब a स्क्वायर cos फाई। अब ये कर लो यार, यहाँ से जो आई आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाय 2। पढ़ाया क्या अपन ने ये? तो भाई ये क्वेश्चन नंबर ये जो इसका अपना 28 का सेकंड हो गया, थर्ड ले लेते हैं, ए भी हो गया मतलब इसका सेकंड वाला है। देखते हैं ये इसके दो पार्ट थे। फर्स्ट के यहाँ पे जो 28 है ना, अच्छा 28 नीचे है, 28 नीचे है। सेकंड पे ये फर्स्ट का ये ए बी पार्ट दोनों बढ़ चुके हैं ए और ये शायद बी था। इसका जो सेकंड वाला पार्ट ये बोल रहा है इन द YDAC एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंटेंसिटी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा देता हूं। देखो यहाँ पे YDAC लाइट जो दे रखी है, अब इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द पॉइंट ऑफ स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इसके। अब देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को अच्छे से, ठीक है? यहाँ पे के दे रखा है तो अपन यार एक बात बताओ, I इक्वल टू अपन ने अभी पढ़ा था, जैसे मान लो 2 4 I नॉट cos स्क्वायर फाई बाय 2, ऐसे कुछ पढ़ा है अपन? अरे बस समझ लो। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर के अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2, पहले इनिशियली इसका जो पार्ट डिफरेंस है लैम्डा है तो अपन ने डेल्टा फाई निकाल सकते हैं क्या बेटा? यस। कैसा था बताओ जरा? y लैम्डा इनटू डेल्टा है। अरे बस समझ में। तो अब यहाँ पे I1 जो मान लेते हैं इसको अपन, तो यहाँ पे ये 4 I नॉट मान लेते हैं। अच्छा ये 2 पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो पाई cos फाई में माइनस स्क्वायर प्लस 1 यस 1 तो कितना हो गया? 4 I नॉट 4 I नॉट I2। अब यहाँ पे सेकंड वाले में अगर I2 है तो I2 में देखो यहाँ पे तो डेल्टा फाई निकालते हैं अपन 2 पाई बाय लैम्डा, लेकिन अब यहाँ पे क्या लैम्डा बाय 3 हो जाता है। यस लैम्डा से लैम्डा का 2 बाय 3। अच्छा यहाँ पे जब करेंगे तो cos फाई cos 2 पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 मतलब क्या? 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4। तो यहाँ से जो I I is equals to I is equal to 1 बाय नॉट आएगा। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। और ये 4 I नॉट ये तो दे रखा बंदे ने किसके बराबर? k के बराबर। यस। अरे बात समझ में? तो यहाँ से बेटा I नॉट इक्वल टू क्या? k बाय 4 हो जाएगा क्या? यस।
तो यहाँ पे आई नोट ही आया तो आई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? K by 4. यही क्या हो गया अपना आंसर? नहीं आया समझ? हाँ, आ गया। अरे इनिशियली जब लेमडा था तो हमने देखा भैया कि 2 पाई हो गया, रख के देखा अपन ने यहाँ पर, तो अपना जो आया वो यहाँ से कितना आया? 4 आई नोट। और ये यही किसके इक्वल दे रखा है इसने? K के इक्वल। अब मैंने बोला कि ये लेमडा बाई 3 दिया है, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 रखा, 2 पाई तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का अगर मान लो करें तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 by 4. 4 से 4 Cancel. यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या हो गया अपना? I नोट I0 हो गया. और यहाँ पे I नोट तो यहाँ पे I नोट जब 4 I नोट इक्वल टू K है, हाँ. तो 1 I नोट कितना हो गया? K by 4 हो जाएगा। Yes. आसान है? Yes. चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 29.9 YDAC एक्सपेरिमेंट, कस्टम इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल लोगे क्या? Yes sir. d lambda by d और एक में था d2n minus 1 lambda by 2d, जैसे कुछ था ना कस्टम इंटरफेरेंस में मैक्सिमम मिनिमम किया है पहले। Yes. चलिए अब बीम ऑफ लाइट सेकंड क्वेश्चन 29 का सेकंड, 29 का फर्स्ट जो है आप लोग डन कर चुके हो, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है बीम ऑफ लाइट ऑफ द 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर। चलिए भैया तो यहाँ पे दो दे रखा है, लेमडा वन दे रखा है आपका यहाँ पे 800 नैनोमीटर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। d इक्वल टू दे रखा है 1.4 मीटर, स्मॉल d दे रखा है 0.28 यहाँ पे मिलीमीटर, और यहाँ से बोल रखा है कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ्स आर कोइंसाइड। मतलब यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे एक डिस्टेंस की जब यहाँ पे इन दोनों की जो ब्राइट फ्रिंज आपस में क्या करे? कोइंसाइड करे। पहले मैं ये लाइट यूज करूं फिर ये करूं, दोनों आपस में क्या करें? कोइंसाइड करें। आ रही बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कभी भी कराना है तो इस टाइप का यूज करोगे आप क्वेश्चन, जैसे n1 लैम्डा 1 इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? n2 ऐसे पढ़ा था ये बेटा? Yes. है ना? अगर कोइंसाइड करेंगे तो क्या क्या होगा? मतलब ऐसे लिख सकते हैं dn1 लैम्डा बाय d dn1 लैम्डा बाय d ऐसा लिख सकते हैं। Yes. D वो आएगा समझ में? तो आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो अभी आपने लिया कि मान लो एक को यहाँ से d से d तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. क्योंकि y1 इक्वल टू क्या होगा? Y2. तभी तो कोइंसाइड करेगी यार। Yes. y1 इक्वल टू क्या होगा? y2। अब देखो यार यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो एक को आपने n मान लिया, ठीक है? क्या मान लिया? n मान लिया, या तो n इनटू अगर मान लेते हैं अपन 800, ठीक है? तो दूसरे को आप यहाँ पे n+1 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? n+1. बस मान लेना है, इसको आप मतलब सिंगल ही कर लेना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है, अपन कोइंसाइड की पोजीशन निकालनी है अपने को। एक्चुअली क्या निकालना है अपने को? y निकालना है कि कहां पर ये आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो देखते हैं अपने यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा? 600n प्लस 600 800। तो यहाँ पे 800 माइनस 600 कितना हो गया? 600। तो यहाँ पे n इक्वल कितना आ जाएगा? 300. अरे बस नहीं, n यहाँ पे यूज कर लेंगे अपन y इक्वल टू n+1। अरे बस समझ में? Yes. n+1, तो यहाँ पे n+1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अपन ने ये पढ़ा है dn lambda by d। Yes. तो यहाँ पे y की जगह निकालनी है, तो d कितना दे रखा है? 1.4। n की जगह अब यहाँ पे चाहे तो n+1 अब 3 है, लेकिन अगर हम 600 यूज करेंगे तो n+1 लेंगे, 800 लेंगे तो n लेंगे। अरे बात समझ में? अब ये n+2 n+3 कुछ भी करके देखोगे आपका आंसर वहां से आ जाएगा n की वैल्यू। लेकिन आपको बस यहाँ जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 600, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? n+1। क्या लूंगा मैं यहाँ पे? n+1. कितना है बेटा यहाँ पे? 4. 3+1 4 हो गया क्या? और यहाँ पे 600 n स्टोन का मतलब क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय 0.28 into 10 to the power -3। आ रही बात समझ में? 10 to the power -3 सर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम नहीं दिया. 600 नैनोमीटर. 600 नैनोमीटर, तो ये -9 ठीक है भैया। अब देखो -3 पर गया तो +3 हो गया क्या? Yes. +3 -9 -6 में से ये 2 पे हटा दे तो -4। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1.4 8.4 into 6 into 10 to the power 2 plus 3 5 is 10 to the power -4 divided by 0.28। आ रही बात समझ में? देखो 0 लगा के पॉइंट हटा दे, 2 टाइम जाएगा 10 टाइम। आ रही बात समझ में? 2 1 2 2 4 से 12 12 और 1 12, तो 12 into 10 to the power 10 into 10 to -4 10 to -3। तो कितना हो गया भैया? देखते हैं मिलीमीटर पे 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर. आ रही बात समझ में? तो आसान है ये। Yes. चाहे नोट कर लो इससे।